श्री राम। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम हमारे परम पूज्य भगवान और भगवती के चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करते हैं। गुरु परिवार को हमारा हार्दिक नमन। इस गुरु पूर्णिमा पर पश्चिम बंगाल शाखा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है, जिसका मुख्य विषय है गुरु महिमा। इस नाटक के माध्यम से हम हमारे भगवान की महिमा और उनके द्वारा संघ को मजबूत करने के प्रयासों को प्रदर्शित कर रहे हैं। नाटक में उन घटनाओं को दर्शाया गया है जब हमारे भगवान ने अपने आश्रितों की रक्षा की और उनके संकटों को दूर किया। हमारा उद्देश्य समाज में गुरु की महिमा का प्रचार प्रसार कर संघ को मजबूत करना है। तो आइए हम सब पश्चिम बंगाल शाखा द्वारा प्रस्तुत नाटक गुरु कृपा ही केवलम का आनंद लें।
कैसे हो? पड़ोस में ही रहता हूँ, लेकिन तुमसे मिल नहीं पाता। बाजार से लौट रहे हो? हाँ, बाकी दिनों में तो मुझे बाजार जाने का समय ही नहीं मिलता। आज रविवार बाजार खरीदारी का दिन है। रविवार को मैं पूरे सप्ताह का सामान खरीद लेता हूँ। हाँ, हम लोग कामकाजी लोग हैं। हफ्ते के और दिनों में ऑफिस जाना पड़ता है, इसीलिए घर का काम रविवार को ही करना पड़ता है। श्याम बाबू, मुझे आपकी एक खुशखबरी मिली है। खुशखबरी? हाँ, आपका बेटा मिथुन स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका में रिसर्च करने जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। सब गुरु कृपा है, और साथ ही साथ मिथुन का टैलेंट और मेहनत भी। अन्यथा हमारे जैसे मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लेकर फॉरेन जाने का सपना नहीं देखा जा सकता। इस मोहल्ले में मिथुन जैसे कितने प्रतिभाशाली लड़के हैं दादा। हम सभी को मिथुन पर गर्व है। अभिजीत, एक और अच्छी खबर है। मेरे बेटी मऊ की शादी तय हो गई है। मेरे होने वाला दामाद सुनारपुर के रहने वाला है। वह इंजीनियर है, माता पिता का एकलौता बेटा। सावन के दूसरे सप्ताह में विवाह तय हुई है। तुम्हें पूरा परिवार सहित शादी में शामिल होना होगा। तुम्हें मेरे साथ रहकर मेरी बेटी की शादी का सारा काम संभालना। जरूर दादा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लो, तुम्हारा घर आ गया। एक दिन बहू के साथ हमारे घर आओ, विस्तार से बातचीत करेंगे। ठीक है दादा, चलिए फिर मिलते हैं। तुम दोनों अपनी अपनी कॉपी मुझे दो। गणित का जो सवाल दिया था, क्या तुम दोनों ने उस सवाल का उत्तर लिखा है? दिखाओ मुझे। ये क्या? तुम दोनों ने किसी भी सवाल का सही उत्तर नहीं दिया। घर में जो होमवर्क देती हूँ वो भी तुम लोग ठीक से नहीं करते हो। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सेकेंड टर्मिनल एग्जाम शुरू होने वाला है। अगर इस तरह पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम दोनों परीक्षा में बहुत ही खराब रिजल्ट करोगे। मैं तुम दोनों को लेकर परेशान हो गई हूँ। कल मैंने जो साधारण ज्ञान का प्रश्न के उत्तर दिए थे, क्या वो तुम दोनों ने उसे याद किया? हाँ मैम, किया। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें प्रश्न पूछती हूँ। बताओ, हमारे देश की राजधानी क्या है? कोलकाता। एकदम गलत। अब तुम बोलो, हमारी देश की प्रधान नदी कौन सी है? दामोदर। तुम भी गलत। लगता है तुम दोनों ने कल कुछ भी पढ़ाई नहीं की। ऐसे नहीं चल सकता। तुम अपने माँ को बुला कर लाओ। ऐसे तो नहीं चल सकता। मुझे आज एक फैसला लेना ही होगा। ये दोनों बच्चे बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते। अगर ये लोग परीक्षा में खराब प्रदर्शन करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं इनको पढ़ाना ही छोड़ दूं। मैडम, क्या आपने मुझे बुलाया है? हाँ, मुझे कुछ बात करनी है। तुम दोनों अंदर जाओ। आपके ये दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हैं। एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं करते। मैं जो होमवर्क देती हूँ उसे भी नहीं करते। इनको ट्यूशन देना मेरी बस की बात नहीं है। आप इन दोनों को कोई दूसरी टीचर के पास ले जाइए। मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए बस और कुछ ही दिन बाकी है। अगर इस कंडीशन में आप इन दोनों को पढ़ाना छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। नहीं, मुझे माफ कीजिए। मुझसे और ये नहीं हो पा रहा है। मैं बस इस हफ्ते लास्ट आऊंगी। नेक्स्ट वीक से आप अपने दूसरी टीचर का इंतजाम कर लीजिए। प्लीज मैडम, ऐसे मत कीजिए। कम से कम
सेकंड टर्मिनल तक पढ़ा दीजिए। सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। उफ, इन दोनों ने तो मुझे परेशान कर रखा है। इन दोनों की बदमाशी इतनी बढ़ गई है कि इनको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? सुजाता, सुजाता, कहाँ हो तुम? आप बाजार से लौट आए? ये लीजिए पानी। क्या आप वो सभी चीजें लाए हैं जो मैंने लाने के लिए कहा था? हाँ, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। ठीक से देख लो, फिर बाद में मत कहना ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। ठीक है, मैं देख लूंगी। सुनिए, एक बार प्लम्बर को बुला दीजिए ना। पंप काम नहीं कर रहा है, टंकी में पानी नहीं भर रहा है। हम तो परेशान हो गए। हर हफ्ते कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। कभी ये खराब हो रहा है तो कभी वो खराब हो रहा है। मुझे अब चिढ़ आने लगी है। मशीन क्या क्या दोष है? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं जानती कि मशीन का उपयोग कैसे करना है। मशीन काम नहीं कर रही है तो क्या इसमें मेरी गलती है? अब सुबह सुबह दोबारा शुरू मत हो जाना। इस जीवन में शांति तो है ही नहीं। आपके दोनों बेटों के ट्यूशन टीचर ने आज कह दिया है कि वे आपके बेटों को अब और नहीं पढ़ा सकते। वो दोनों बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बहुत ही शरारती हो गए हैं। ट्यूशन टीचर की बात भी नहीं मानते हैं। एक नए ट्यूशन टीचर ढूंढने की जरूरत है। अब मुझे अपना काम छोड़कर ये भी काम करना पड़ेगा। तुम सारा दिन करती क्या हो? दोनों बेटों पर नजर नहीं रख सकती? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं दिन भर परिवार की देखभाल करूंगी, अपने बेटों का भी देखभाल करूंगी। मेरी आत्मा इस परिवार के लिए मर रही है और आप इसके बदले मुझे सुनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? तो अब मुझे अपनी नौकरी छोड़कर परिवार के लिए काम करना होगा। बगल में श्याम बाबू के परिवार को देखो, उनके परिवार में कितनी शांति है। उनका बेटा रिसर्च के लिए अमेरिका जा रहा है। उनकी बेटी की शादी एक इंजीनियर से तय हुई है। श्याम बाबू एक मामूली सरकारी कर्मचारी हैं। वो कितना कमाते हैं? मैं उनसे कहीं ज्यादा कमाता हूँ। लेकिन उनके परिवार में कितनी शांति है। वे अच्छी सेहत के साथ और खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मैं उनसे कहीं ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन देखो मैं रोज रोज की उथल पुथल में उलझा ही रह जाता हूँ। एक और नौकरी के प्रमोशन नहीं हो रहा, दूसरी ओर बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। आज ये बिगड़ गया तो कल वो बिगड़ गया। लगता है मैं तो पागल हो जाऊंगा। श्याम बाबू की पत्नी से कुछ सीखो, परिवार कैसे चलाया जाता है। हाँ, सारी परेशानी के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। आपका तो कोई दोष ही नहीं है। किसी का कोई दोष नहीं है, सब मेरी ही बदकिस्मती है। मैं नहाने चला। मल्लिका भाभी। अरे सुजाता, आओ आओ बैठो। इतने दिनों बाद भाभी की याद आई। अब क्या करूं भाभी, मैं हमेशा घर गृहस्थी के कामों में व्यस्त रहती हूँ। आपसे मिलने के लिए समय ही नहीं निकाल पाती। तुम सही कह रही हो। हम औरतों की जिंदगी का पूरा दिन बस घर के कामकाज में ही निकल जाता है। अच्छा, तुम्हारे पति और दोनों बेटे कैसे हैं? क्या कहूँ भाभी, मैं अलग अलग कई समस्याओं में ग्रस्त हूँ। जीवन में शांति ही नहीं है। क्यों? फिर क्या हुआ? मेरे पति को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है, इसलिए उनका मूड हमेशा खराब रहता है। इस बीच
मेरे दोनों लड़के बहुत शरारती हो गए हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है। घर गृहस्थी में रोजाना कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। पर यहाँ देखती हूँ आपके परिवार में कितनी सुख और शांति है। आपका बेटा रिसर्च के लिए विदेश जा रहा है। आपकी बेटी की अच्छे परिवार में शादी तय हो गई है। सब कुछ हमारे गुरु की कृपा है। वह रास्ता दिखाते हैं और हम उस रास्ते पर चलते हैं। समस्याएं तो कम ज्यादा हर किसी के जीवन में मौजूद है, पर हमने स्वयं को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है। कोई भी समस्या होने पर वे हमेशा मदद के लिए आ जाते हैं। हम तो उन्हीं की छत्र छाया में जीवित हैं। हम गुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं। हम बहुत साधारण लोग हैं। हमें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां वो पूर्णता और शांति अनुभव कर सके। यदि जीवन को एक अनुशासन में रखा जा सके तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। आप जो कह रहे हैं वह मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही है। कृपया थोड़ी और सरल शब्दों में कहें। ठीक है, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। हम अपने गुरु से दीक्षित हैं। वह हमारे जीवन की रीढ़ है, हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हमें अपना जीवन कुछ नियमों के अनुसार जीने का निर्देश दिया है, जैसे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ना, सुबह शाम गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना, अपयश न फैलाना, झूठ न बोलना, दूसरों की निंदा या चर्चा न करना। यदि इन निर्देशों का पालन किया जाए तो जीवन में अनुशासन आ जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी, मन शांत रहेगा। हमारे परम गुरुदेव का जीवन दर्शन एक पुस्तक जप यज्ञ में वर्णित है। প্রত্যুষে উঠিয়া বস নিত্য পূজাগারে যথাসাধ্য কর পূজা विधि अनुसारे। इसका मतलब है प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर साधना करो। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ कुछ समझ रही हूँ भाभी, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, बेशक रोज नहीं कर पाती, पर तीज त्योहार पर पूजा पाठ करती हूँ, भगवान को भी मानती हूँ। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कुछ दिन पहले हमारे गुरु माँ का आविर्भाव दिवस था, जिसे हम सभी महालक्ष्मी दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन हमारे गुरुदेव की पौत्र वधू सुपर्णा बहू ने हमें एक सुंदर वीडियो उपहार दिया है, जो केदारधाम कोलकाता के फेसबुक पेज पर प्रदर्शित हुआ था। इस वीडियो में सुपर्णा बहू ने इसी प्रश्न की चर्चा की है। चलो मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाती हूँ। तो हाथ कम भर लेनी चाहिए। संध्या का समय था। हमारी गुरु माँ संध्या वंदन समाप्त कर अपने कुछ भक्त संतानों से मिलने के लिए अग्रसर थी, और तभी मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, हार कभी नहीं माननी चाहिए माँ, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। मेरा व्याकुल मन फिर से पूछ बैठा, हामिद हर कोशिश, हर प्रयत्न, सब कुछ तो करके देख लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लगता है भगवान मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने पूछा, गुरु को याद किया, जब किया? हाँ हामिद, जब भी किया, गुरु को याद भी किया। लगता है मेरी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। और मेरी ये बात सुन वे जोर से हंस पड़े। उनको इस प्रकार मुस्कुराता हुआ देख पहले तो मुझे बहुत संकोच हुआ कि ना जाने मैं उनसे क्या पूछ बैठी। फिर लगा कि अगर प्रश्न मैंने पूछा है तो उत्तर भी मुझे ही तो ढूंढना
देने की तैयारी करने लगी। वो एकटक मुझे देखती ही रही और मंद मंद मुस्कुराती रही। ऐसा लगा जैसे मानो वो मेरे साथ किसी प्रकार की लीला कर रही है। जैसे ही मैंने उनके हाथ में दवाई रखी, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे उन दवाओं के नाम पूछने लगी। मुझे थोड़ा आश्चर्य तो हुआ उनके इस प्रश्न से। पहले 2 गोलियों के नाम सुनने के बाद वे खुद ही बोल पड़े, अरे ये विटामिन है ना? मैंने भी कहा, बिल्कुल ठीक हामी, ये विटामिन है ताकि आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता और बढ़े, आप और अंदर से मजबूत हो। तो क्या अगर मैं एक गोली ले लेती हूँ तो कल मेरी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी? मैंने कहा, ये कैसे संभव है हामी? ये कोई एंटीबायोटिक थोड़ी ना है कि आप आज लेंगी तो कल ठीक हो जाएंगी। विटामिन तो रोज लेनी चाहिए ताकि आपकी अंदरूनी शक्ति बढ़े और आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। तो मैं मुस्कुराने लगी और बोली, तो माँ, तुमने तो अपना उत्तर खुद ही ढूंढ लिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने कैसे अपना उत्तर खुद ढूंढ लिया। वे बोली, भगवान को याद करना, उनसे कोई कामना करना, ये स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है और जब उसी कामना की पूर्ति या प्राप्ति हो जाती है तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर वो कार्य सिद्ध ना हो तो क्या हमें निराश होना चाहिए? अपनी भक्ति पर संदेह करना कहाँ उचित है माँ? बताना तो जरा। मैं चुपचाप सुनने लगी। माँ, जोगो बोले जॉब करते, সময় থাকে या समय ना থাকে तो वो जॉब करते। मैंने उनसे पूछा, समय ना होने पर कैसे जब करें हमें? तब उन्होंने बताया, माँ, हाथे काज मुखे जॉब करो, यानी अपने सांसारिक काम करते हुए भी मन को एकाग्र कर मन ही मन में जब हमेशा करते रहना चाहिए। तो क्या ऐसा करने से कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी? तभी मैंने ये प्रश्न किया। हामी बोली, देखो माँ, कार्य सिद्धि का तो पता नहीं, पर जब तुम्हारे इस विटामिन की गोली की तरह है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को भेदने का एक नया दृष्टिकोण देता है, तुम्हारे मन, मस्तिष्क और तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाता है। अब जब इतनी शक्ति तुम्हें खुद ही है तो भला कोई भी कार्य तुमसे कैसे चूक सकता है? कोई भी कार्य क्या तुम्हारे लिए असंभव है? मुझे तो नहीं लगता। बोलो माँ, कितनी सरलता से गुरु माँ ने मुझ जैसी मूढ़मती को ज्ञान का वो मोती प्रदान किया जिसे मैंने न केवल अपने हृदय में हमेशा के लिए सहेज कर रखा है, बल्कि आज इस पावन दिवस पर आप सबके साथ साझा कर रही हूँ, इसी आशा, इसी विश्वास के साथ कि एक दिन हम भी अर्जुन की भांति अपने गुरु, अपने भगवान को याद कर अपने लक्ष्य को भेद सके। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। हमें 24 घंटे भगवान पर आश्रित होना पड़ेगा, तभी तो वे तुम्हारी पुकार सुनेंगे। सुबह शाम जप करना पड़ेगा। जप से मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है। अगर मन शांत होगा तो हर काम ठीक से निभा पाओगे। हमारे परम गुरु जी जप यज्ञ में लिख कर गए हैं, মন যদি হয় স্থির, বিশ্ব হয় স্থির। इसका मतलब है अगर तुम्हारा मन शांत रहेगा, निश्चल रहेगा, तो सारे संसार में तुम शांति अनुभव कर सकोगे। हमारे पूज्य बड़े भैया जी हमें
हमेशा ही कहते हैं, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, ना संशय। पर भाभी, मैं तो सारा दिन पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहती हूँ, कैसे समय निकालकर पूजा पाठ में मन लगा पाऊंगी? इसका उत्तर हमारे परम गुरुजी जप यज्ञ में लिखकर गए हैं। হাতি কাজ মুখে জপ করিলে অভ্যাস নিশ্চয় হইবে তোমার সর্বপাপ নাশ। इसका मतलब है काम करते करते ही भगवान का नाम याद किया करो। यह भी साधना का एक उपाय है। सच भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर। क्या आप अपने गुरुदेव के बारे में और भी हमें बता सकती हैं? आपके गुरुजी और आप लोगों के संघ के बारे में मुझे और भी जानने का मन हो रहा है। तुमने आज मेरे घर पर आकर बहुत बढ़िया काम किया है। आज मेरे गुरु भाई बहन सब आएंगे। सामने गुरु पूर्णिमा आने वाली है। हम लोग हर साल बहुत धूमधाम से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर अलग अलग सांस्कृतिक अनुष्ठान परिवेशित होती है। अभी हम सब जी जान से सांस्कृतिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे शाखा का रिहर्सल यहाँ पर होने वाला है। मेरे गुरु भाई बहन सब आते ही होंगे। उनके लिए थोड़ा नाश्ता बना रही थी। तुम रुक जाओ, उन लोगों से मिलकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनसे परिचय कर उनकी उपलब्धि तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम बैठो, मैं देखकर आती हूँ कौन आया है। लगता है हमारे गुरु भाई बहन सब आ गए हैं। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। आओ आओ, सब बैठो। सभी लोग आ गए हैं क्या? लगभग सभी आ गए हैं और एक दो जन आना बाकी है। थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुजाता, ये सब मेरे गुरु भाई बहन हैं। ये मेरी पड़ोसन सुजाता है, मेरी छोटी बहन जैसी है। तुम लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। तब तक तुम सब बातचीत करो। संदीप भैया, जरा मेरे साथ आना, आपकी मदद चाहिए। जरूर जरूर। आप सभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हिस्सा लेंगे? हाँ हाँ जरूर। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं। ये हमारे लिए एक महामिलन क्षेत्र है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में पूरे देश से आए अलग अलग प्रदेशों के भाई बहनों से मुलाकात होती है। हम सब एक साथ गुरु पूजन करते हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान परिवेशित करते हैं। यह सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके गुरुजी के बारे में कुछ बताइए ना, मैं सुनना चाहती हूँ। हमारे गुरुजी हमारे भगवान हैं। उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव रहती है। उनके बारे में आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। तब हमारे संघ द्वारा गुरु पूर्णिमा भारतवर्ष के अलग अलग महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में मनाया जाता था। एक बार कुरुक्षेत्र में गुरु पूर्णिमा मनाया गया। उस गुरु पूर्णिमा में हम लोग पश्चिम बंगाल से एक नाटक तैयार करके ले गए थे। नाटक का नाम था राम प्रसाद। हमारे गुरु भाई, जिनका नाम है गंगाधर मुखर्जी, वे राम प्रसाद का किरदार निभा रहे थे। कुरुक्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनका गला एकदम खराब हो गया। गले में इन्फेक्शन हो गया था। वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। हम सभी बहुत दुखी हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि उस हालत में राम प्रसाद का नाटक कैसे खेला जाएगा। मुख्य किरदार के गले में यदि आवाज ही नहीं निकलेगी तो वो डायलॉग कैसे बोलेंगे।
हम सभी को उदास देखकर हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान ने हमसे हमारे उदास होने का कारण पूछा। जब उन्हें पता चला कि गंगाधर मुखर्जी का गला खराब हो चुका है तो वे मुस्कुराए और उन्होंने अपना हाथ गंगा मामा के गले में फहराया। उस दिन कुरुक्षेत्र में बहुत बारिश हो रही थी। ग्रीन रूम पानी से भरा पड़ा था। हम सब लोगों ने उसी पानी में खड़े रहकर ही अपना मेकअप किया। हम सभी को लग रहा था कि पहले ही गंगा मामा का गला इतना खराब है, पानी में खड़े रहकर मेकअप करने से और भी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और उनके गले से आवाज ही नहीं निकलेगी। पर ताज्जुब की बात है कि जब वे मंच पे उठे तब उनका गला पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उन्होंने अपना किरदार बहुत बढ़िया से निभाया और राम प्रसाद नाटक की प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रूप से हुई। हम सबको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। गुरुजी की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। वो किसी भी कठिन परिस्थिति में हमारा सदैव रक्षा करते हैं। क्या ये सच है? 16 आने सच है। मैं खुद वहां उपस्थित था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप गुरु पर आश्रित हो जाओगे तो गुरु हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। चलिए आप बैठो, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ हाँ जरूर। चलो चलो सब अपना पोजीशन ले लो। डांस का प्रैक्टिस शुरू करो। मैं म्यूजिक स्टार्ट करता हूँ। पहले थोड़ा चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करना है। संदीप भैया सभी को ये दे दीजिए। मल्लिका दीदी, आप क्यों इतना तकलीफ उठाते हो? अरे नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। ये भी तो एक तरह से गुरु सेवा ही है। यहाँ सभी लोग अपने अपने काम की जगह से सीधा यहाँ पर आते हैं। अगर कुछ खाएंगे नहीं तो डांस कैसे करेंगे? पहले पेट पूजा कर लो, उसके बाद सब कुछ होगा। चलो चलो, खाना पीना सब हो गया है। अब सब डांस प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं म्यूजिक स्टार्ट करता हूँ। अपनी अपनी पोजीशन ले लो। খুশি কোথা হতে এলো নহদিয়া হয় না গো,
महू के ससुराल वालों को ये साड़ियाँ बहुत पसंद आई। आपने इतनी सारी खरीदारी कब की? पिछले रविवार को मैं, मऊ और उसकी मौसी कलकत्ता गए थे। मैंने अपनी सारी खरीदारी वहीं से की। तुमने बहुत अच्छा किया जो आज मेरे घर आए। मैं विवाह के विभिन्न कार्यों में तुम्हारी सहायता चाहती हूँ। जरूर भाभी, आप जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। अभिजीत, तुम्हारे आने से सारे निमंत्रण पत्रों पर नाम लिखने का काम पूरा हो गया। मैं कल से आमंत्रित करना शुरू कर दूंगा। दादा, जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। मुझे सभी से मदद मिल रही है। मैं अब थोड़ा अधिक निश्चिंत महसूस कर रहा हूँ। तुम बैठो सुजाता, मैं देखती हूँ कौन आया है। जय श्री गुरु सैकत भाई। जय श्री गुरु दादा। बेटी की शादी का काम का सब अच्छे से चल रहा है ना? गुरु की कृपा से सब काम धीरे धीरे चल रहा है। अभिजीत, ये मेरे गुरु भाई सैकत है। हमारे संघ का एक बहुत पुराना सदस्य है। सैकत यह मेरे पड़ोसी अभिजीत और उनकी पत्नी सुजाता है। मैंने सुजाता से आपके गुरुदेव और संघ के बारे में बहुत कुछ सुना है और अधिक सुनने और जानने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। सैकत, तुम बहुत पुराने सदस्य हो। गुरु बाबा की महिमा के बारे में तो तुम्हें बहुत जानकारी है। तुम अभिजीत को हमारे भगवान की महिमा के बारे में अपनी एक उपलब्धि बताओ। हमारे गुरु भगवान की महिमा का विस्तार इतना विशाल है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए इसका वर्णन करना असंभव है। लेकिन फिर भी अगर आपने आग्रह किया है तो मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूँ। बहुत समय पहले एक बार राजस्थान के पुष्कर में गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया था। उस वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया गया था। गर्मी का मौसम था, तब तक बारिश का मौसम नहीं आया। उस गर्मी के दौरान राजस्थान में गुरु पूर्णिमा का उत्सव का आयोजन किया गया था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस गर्मी में यह आयोजन कैसे होगा। हम जयपुर पहुंचे। वहाँ बहुत गर्मी थी, चारों ओर लू चल रही थी। जयपुर से हम पुष्कर के लिए निकले। जब हम बस से जा रहे थे तो जैसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। जब हम पुष्कर पहुंचे तो वहाँ पर भी यही स्थिति थी। गर्मी में हर कोई परेशान हो रहा था। आसमान लगभग बादल शून्य था। उद्घाटन समारोह शाम की समय था। हम सब तैयार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। हम सब पंक्तिबद्ध होकर खड़े। हमारे भगवान की गाड़ी सभा स्थल पर पहुंची। जब गाड़ी का दरवाजा खुला और उनके श्री चरण जमीन पर पड़े तो पूरा आसमान बादलों से ढक गया। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर शुरू हुई राहत की बारिश। आसमान टूटा और बारिश हुई। गर्मी कहाँ, चारों ओर आरामदायक है। गुरु पूर्णिमा उत्सव 3 दिनों तक चलता है। ग्रीष्म की चिलचिलाती गर्मी के स्थान पर एक असाधारण अप्रत्याशित वसंत छाया। हम सबको कोई समस्या नहीं। सभी कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुए। कई स्थानीय लोग गुरु बाबा के दर्शन करने आए। उन्होंने बताया कि काफी समय से इस इलाके में बारिश नहीं होने के कारण काफी गर्मी पड़ रही थी। लेकिन गुरु भगवान के चरण स्पर्श से बारिश हो गई और पूरे क्षेत्र को ठंडा कर दिया। हमारे गुरुदेव के पास प्रकृति को नियंत्रण करने की क्षमता थी। इसका एहसास मुझे इस घटना से हुआ। मैं पुष्कर गुरु पूर्णिमा पर उपस्थित था। तुमने मुझे इस घटना के बारे में बताकर मेरी यादें ताजा कर दी। मैं हमारी जीवन
की एक घटना के बारे में बताती हूँ। मितुल को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था। वह प्रथम वर्ष में था। जैसा कि आवासीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में होता है, मितुल के सीनियर्स उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। वह सब मितुल को रैगिंग के नाम पर बहुत ही मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि मितुल कहने लगा कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दे। मैंने पूज्य बड़े भैया जी से फोन पर बात की। मैंने भैया जी को सब कुछ बता दिया। बड़े भैया जी ने मुझसे मितुल को इंजीनियरिंग कॉलेज न छोड़ने की हिदायत देने को कहा। उन्होंने मितुल को धैर्य रखने को कहा। उन्होंने उसे नियमित रूप से जप करने के लिए कहा। पूज्य बड़े भैया जी ने हमें भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सब कुछ गुरु बाबा की कृपा से ठीक हो जाएगा। मितुल पूज्य बड़े भैया जी के कहे अनुसार सब कुछ करने लगा। कुछ ही दिनों में स्थिति बदल गई। जो सीनियर्स उसको रैगिंग कर रहे थे, वो सब उसके दोस्त बन गए। मैं इन घटनाओं के बारे में जितना सुन रही हूँ, मुझे उतना ही अच्छा लग रहा है। तुम सब बैठो, देखती हूँ कौन आया है। मऊ की शादी के लिए हमने जो सामुदायिक भवन लिया है, उसके मालिक अविनाश बाबू आपसे मिलने आए हैं। क्या बात है अविनाश बाबू, आप इस समय? और ये लोग कौन हैं? मैंने तो आपका सामुदायिक भवन का किराया के लिए एडवांस भी दे दिया है। मैं आपको सामुदायिक भवन किराए पर नहीं दे सकूंगा। यही तो मैं आपको बताने आया हूँ। ये रहा आपका एडवांस। क्या क्या कर रहे हैं आप? निमंत्रण कार्ड छप चुका है। शादी में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अब आपने अचानक बुकिंग रद्द कर दी। ये कैसे संभव है? असल में बात यह है कि आपने जब बुकिंग की थी, सामुदायिक भवन पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में था, पर अब नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हुआ है और नए बोर्ड का फैसला है कि सामुदायिक भवन के स्थानीय इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें पहला मौका दिया जाएगा। हमारे इलाके में एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए सामुदायिक भवन की बुकिंग के लिए एप्लीकेशन जमा किया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसी का एप्लीकेशन मंजूर किया है। इत्तेफाक से उनकी बेटी का शादी भी उसी दिन है जिस दिन आपकी बेटी की शादी है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। किराया पर देना या ना देना निश्चित रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिद्धांत पर निर्भर है, लेकिन आपके साथ इस पर मेरा एक सौदा हुआ था। आप उस दिन के लिए अपना सामुदाय हल मुझे किराए पर देने के लिए सहमत हुए थे और मैंने आपको एडवांस बुकिंग का पैसा भी दे दिया था। शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अब आप कहते हैं कि आप बुकिंग रद्द कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे इतने कम समय के दौरान कोई और सामुदाय हल की बुकिंग मिलेगी? आपके इस निर्णय से तो मेरी बेटी की शादी में रुकावट आ जाएगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किसी और हॉल की बुकिंग मिलती है या नहीं, लेकिन मैं आपको उस दिन हमारे हॉल किराए पर नहीं दे सकता। मैं लाचार हूँ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने श्याम दादा से एडवांस लेकर बुकिंग दी थी। अब आप कह रहे हैं कि आप श्याम दादा की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। यह क्या कोई मजाक है? यह पूरी तरह इलीगल है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी की शादी कहीं और कर लीजिए। क्षमा चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अन्याय कर रहे हैं। शादी को 15 दिन बचे हैं, निमंत्रण पत्र छप चुका है और अब आप कह रहे हैं कि आप बुकिंग रद्द कर रहे हैं। हम आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। थाने जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा।
हमारे सारी सेटिंग हो रखी है। लोकल लोगों को ही पहले मौका मिलेगा। हम यहाँ के लोकल हैं। अगर आपने ऐसा वैसा कुछ करना चाहा तो हम आपकी ऐसी हालत करेंगे जिससे आपकी बेटी की शादी में रुकावट आ जाए। तुम हो कौन? इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हो? तुम कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहे हो। क्या पड़ोस में शांति से रहना नहीं चाहते? क्या तुम ये चाहोगे कि अपने घर के सामने बमबारी हो? न ध्यान रखना, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारे मुंह मत लगो। तुम जानते नहीं हम कितने ताकतवर हैं। मैं पैसा यही रख रहा हूं। कम्युनिटी हॉल की बुकिंग कैंसिल। चाचा अपनी बेटी की शादी कहीं और तय करो। चलो अविनाश बाबू, चलते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन 15 दिनों के अंदर हमें नया सामुदायिक भवन कहाँ मिलेगा? हमें कौन बुकिंग देगा? आखिरकार क्या उस दिन मऊ की शादी हो सकेगी? श्याम जाओ, चलिए तुरंत पुलिस स्टेशन चलिए। वहाँ जरूर कोई उपाय मिलेगा। ऐसे कैसे आखिरी वक्त पर बुकिंग कैंसिल हो सकती है? देश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं? थाने जाने से कोई फायदा नहीं। अभिजीत, पुलिस प्रशासन से कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आए। कोई भी स्थानीय लोग के खिलाफ नहीं जाएगा। हम उनसे नहीं लड़ सकते। तो हमें यह अन्याय स्वीकार करना होगा। नहीं, कोई समाधान जरूर निकले। क्या आप शादी की तारीख पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं? मल्लिका, इतना परेशान मत हो। एक समस्या सामने आई है। हमारे गुरु भगवान अवश्य समाधान बताएंगे। शांत रहो। मुझे सोचने दो कि इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकूं। क्या आप मऊ की शादी की तारीख बदलने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, उसी दिन शादी हो। यदि समुदाय भवन किराए पर नहीं दिया तो क्या हो? हमारे घर के सामने मैदान में व्यवस्था कर दी जाएगी। मैं डेकोरेटर की मदद से उसी मैदान में पंडाल बनाकर शादी का इंतजाम करूंगा। और दादा, जैसा कि हम जानते हैं, आपके घर के सामने वाले मैदान में ऐसे कोई कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलती है। क्या काउंसिलर इसकी अनुमति देगा? आप क्या कर रहे हैं साहब? इस भरे सावन में आप उस मैदान में व्यवस्था करेंगे? अगर बारिश हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे अपने गुरु बाबा पर भरोसा, उनकी कृपा हम पर है। जब तक वो हैं, मऊ की शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। देखना, उस दिन बारिश नहीं हो। आप क्या कह रहे हैं दादा? अभी बरसात का मौसम है। क्या आपने सोचा है कि अगर बारिश हुई तो क्या होगा? और इसके साथ साथ उस मैदान में शादी का कार्यक्रम करने की अनुमति मिलना भी लगभग असंभव है। मैं कह रहा हूँ अभिजीत, उस दिन बारिश नहीं होगी। मेरे काउंसिलर के साथ जान पहचान है, वह जरूर अनुमति देगा। विश्वास है, मुझे अपने गुरु बाबा पर भरोसा है। हमारी रक्षा करेंगे। हमारे गुरु बाबा बारिश करा भी सकते हैं और बारिश होने से रोक भी सकते हैं। इसका प्रमाण हमें बार बार मिला है। स्थान की तेज बारिश होने लगी। तुम यह घटना याद है ना सैकत? क्या यह घटना भूली जा सकती है दादा? इंदौर गुरु पूर्णिमा के समय भी तो ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला था। उन दिनों इंदौर में भारी वर्षा हुई।
गुरु पूर्णिमा महोत्सव कैसे मनाया जाए, यह सोचकर सब कोई चिंता कर रहे थे। पर बाबा की कृपा से गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू होते ही बारिश रुक गई। मऊ की शादी उसी खुले मैदान में कराई जाएगी। गुरु बाबा हैं, रक्षा करेंगे। केवल एक बार हम अपने बड़े भैया जी से अनुमति लेना चाहते हैं। हाँ हाँ अवश्य, आप तुरंत बड़े भैया जी से फोन पर बात करिए। बड़े भैया जी स्वयं गुरु बाबा के अंश हैं। अगर वह अनुमति देंगे तो मैं निश्चित हो जाऊंगी। जय श्री गुरु बड़े भैया जी, मैं श्याम। जय श्री गुरु। बोलो बोलो सर, सब कुशल कुशल है ना? शादी की तैयारी सब ठीक ठाक चल रही ना? भैया जी, माओ की शादी में एक उलझन सा आ गई है। मेरे दादा बुकिंग किया गया सामुदायिक घर अब उपलब्ध नहीं हो रहा। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं विवाह के अनुष्ठान की व्यवस्था अपने घर के सामने वाले मैदान में ही कर पाऊंगा। मैंने आपसे अनुमति लेने के लिए फोन किया है भैया जी। तुम्हारे सामने वाला मैदान में? ठीक है, वही पर शादी का इंतजाम करो। बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब आप अनुमति दे देते हैं तो मन में कोई शंका नहीं रह जाती। आपको स्वयं आकर मेरी बेटी को आशीर्वाद करना होगा भैया जी। अवश्य जाएंगे। अरे सतीश बाबू, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? बस जीवन उतार चढ़ाव में चल रहा है। क्या आप अगले सप्ताह श्याम बाबू की बेटी की शादी में जा रहे हैं? श्याम बाबू कल आए थे, न्योता देकर गए। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं जरूर जाऊंगा। समारोह श्याम बाबू के घर के सामने मैदान में हो रहा है। श्याम बाबू की मंद बुद्धि देखिए जरा। इस भरे सावन में अपनी बेटी की शादी घर के सामने खुले मैदान में कर रहे हैं। उन्होंने कोई सामुदायिक भवन किराए पर क्यों नहीं लिया? बेटी की शादी में भी वो पैसे बचाने की तरकीब ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना है उन्होंने एक सामुदायिक भवन बुक किया था, लेकिन सामुदायिक भवन के मालिक ने बुकिंग रद्द कर दी। देखिए, हो सकता है श्याम बाबू ने एडवांस पैसा समय पर ना दिया हो। नहीं नहीं, मैं जितना जानता हूँ उन्होंने एडवांस पैसे दे दिए थे, लेकिन किसी वजह से उनकी एडवांस बुकिंग कैंसिल हो गई। इसलिए श्याम बाबू घर के सामने वाले मैदान में शादी के समारोह की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बुकिंग रद्द कर दी गई है, तो क्या श्याम बाबू को कोलकाता शहर में कोई अन्य सामुदायिक हॉल नहीं मिला? मुझे आश्चर्य है कि उन्हें उस मैदान में ऐसा प्रबंध करने की अनुमति कैसे मिली। हमारे पार्षद तो उस मैदान को खेल के अलावा किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते हैं। श्याम बाबू कह रहे थे गुरु कृपा से पार्षद ने उनकी बहुत मदद की है। उनकी समस्या सुनने के बाद पार्षद ने उन्हें इस मैदान में शादी का समारोह करने की इजाजत दे दी है। इजाजत तो मिल गई, लेकिन अगर बारिश हो गई तो शादी में खलल पड़ जाएगा ना। तब क्या उनके गुरु उन्हें बचाएंगे? देखते हैं किस्मत उनके साथ है या नहीं। क्या आप शादी में जा रहे हैं? क्या बताऊं, श्याम बाबू सिर्फ मुझे ही न्योता देकर गए हैं। एक बार सोचिए, हमारा 4 लोगों का परिवार है। क्या हम चारों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता था? आपने अपनी बहन की शादी में भी तो
मुझे अकेले ही बुलाया था। उस समय स्थिति कुछ अलग थी। आमंत्रितों की संख्या 500 से अधिक हो गई थी। और आप तो जानते ही हैं कि एक लड़की की शादी में कितना खर्च होता है। खान पान, दान दहेज, इन सब में ही कितना पैसा खर्च हो जाता है एक लड़की की शादी में। सब कुछ संभालने के लिए आमंत्रितों की सूची को थोड़ा छोटा करना पड़ा था। स्थिति उनकी भी आप जैसी ही है। बेटी की शादी है, कितना खर्च होता है। उन्हें भी तो सभी पक्षों को संभालना होगा ना। ठीक है, मैं चलता हूँ, शादी वाले दिन मिलते हैं। अच्छा, नमस्ते। सजावट बहुत बढ़िया है। खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छा है। एक खुले मैदान को ऐसा सजाया जा सकता है, देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है। श्याम बाबू ने बारातियों का स्वागत भी बहुत अच्छे से किया है। श्याम बाबू ने अपना पितृ धर्म बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूल्हा दुल्हन को देखकर लगता है जैसे राम सीता की जोड़ी। चलिए हम सब मिलकर शादी का अनुष्ठान देखते हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि आसमान में कितने बादल हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही है। कभी कभी बिजली कड़कने की आवाज भी सुनाई दे रही है, पर बारिश नहीं हो रही है। आप सही कह रहे हैं। आस्था तर्क वितर्क से ऊपर है। श्याम दादा और मल्लिका भाभी जी का विश्वास जीत गया। उनका मानना था कि गुरुजी के आशीर्वाद से शादी अच्छे से हो जाएगी। हम सब इसके गवाह हैं। सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन बारिश का कोई संकेत नहीं है।
ऐसा लगा मानो किसी ने बादलों को बारिश ना करने का आदेश दे रखा हो। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें युक्ति और तर्क से समझा नहीं जा सकता। हर बात को तर्क से समझना व्यर्थ है। प्रकृति मनुष्य की भक्ति और आस्था के आगे झुकने को मजबूर है। यह तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। इन कुछ दिनों की भाभी, आप और भैया सारा काम निपटा लीजिए, फिर एक साथ खाने बैठेंगे। शादी का सारा काम निपट गया? हाँ, विवाह अच्छा से निपट गया। मैं अभी बहू और दामाद जी को खाना परोस के आ रही हूँ। सभी मेहमानों का खाना पीना संपन्न हो गया है। मल्लिका ने पदार्पण किया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं भैया जी कि आप और छोटी दीदी आई। शादी हो गई क्या? हाँ भैया जी, गुरु बाबा की कृपा से सारे काम सही ढंग से संपन्न हो गए। मैं बहुत चिंतित थी। यह शादी बारिश के मौसम में खुले मैदान में आयोजित की गई थी। आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही है। सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न हुआ। मल्लिका, गुरु बाबा कभी कभी सबकी परीक्षा लेते हैं। हमारा विश्वास की परीक्षा, उनके प्रति हमारी भक्ति की परीक्षा। हम और तुम इस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए तो भी उन पर आश्रित हो जाते हैं। गुरु बाबा की कृपा से कोई भी बुराई उन्हें छू नहीं सकती। मोह और दवान को ले आओ, मैं आशीर्वाद करूंगा। ठीक है भैया, मैं तुरंत जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। भैया जी, गुरु बाबा और आपके आशीर्वाद से मैं बहुत बड़े खतरे से बच गया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो बड़े भैया जी और छोटी दीदी को प्रणाम करो। और गुरु बाबा की कृपा से उन दोनों के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे। और हम सब मिलकर गुरु बाबा को प्रणाम करें, गुरु की कृपा ही दें। जय